हाँ जी, आरआरबी यानी रेलवे ग्रुप डी वालों, कैसी चल रही है तैयारी? उम्मीद करता हूँ सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आप कोर्ट के डेट के चक्कर में फंसे हुए हो, मैं आपको बता दूं कोर्ट के डेट के चक्कर में मत फंसो। जल्दी आपका एग्जाम हो जाएगा, बस अपनी तैयारी करते रहो। ठीक है, मैं आपके सामने दमदार 15 क्वेश्चन 15-16 क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। मैथ के सवालों का करेंगे हम खात्मा, पार्ट 1 आपके सामने लेकर आया हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहने वाले हैं, खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन होंगे, खतरनाक खतरनाक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी, बस आपको पेशेंस बनाकर, धैर्य बनाकर इस वीडियो को देखना है। कॉपी और पेंसिल उठा लो, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना अपने आप, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन ये आपको ही सॉल्व करने हैं। ठीक है, चलिए करते हैं शुरुआत। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में दबा लो बेल आइकन। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये परोसा गया, खूबसूरत सा प्यारा सा क्वेश्चन ये रहा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है 5 खरीदे 3 मुफ्त पाए की योजना में छूट प्रतिशत कितना है, ये हमसे पूछा है। 5 खरीदो होता ना, जब हम बाजार में जाते होता, मार्केट में जाते सेल लगी होती है, भाई 5 खरीदो 3 मुफ्त पाओ, 5 के साथ 3 फ्री, 5 के साथ 3 फ्री, तो कितनी छूट मिली, डिस्काउंट कितना मिला, ये क्वेश्चन पूछ लिया भाई एग्जाम में। कैसे करोगे? ये देखो, आप गए बाजार में, आवाज लग रही 5 खरीदो 3 मुफ्त पाओ, यानी 5 खरीदो 3 फ्री, 5 के साथ 3 फ्री। 5 के साथ 3 फ्री का मतलब क्या हुआ कि जो 3 फ्री मिल रही है, जब तुम 3 फ्री लेकर आओ घर, 5 आपने खरीदी, 3 घर लेकर आए एक्स्ट्रा, यानी कुल मिलाकर 8 आपके पास है। कितनी है? 8 आपके पास है। तो कुल मिलाकर आप ये कहोगे 8 आइटम के साथ 3 फ्री है। 8 आइटम तुम लेकर आए तो 8 में से 3 फ्री है। ठीक है, समझ गए? अब छूट निकाल लो, 8 में से 3 फ्री है, परसेंटेज निकालने के लिए 100% से कर दो गुणा। आप अच्छी तरह जानते हैं, जब हमें फ्रैक्शन यानी भिन्न दे रखी हो, भिन्न को परसेंटेज में बदलना तो 100% से हम क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं। क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं। काट लो, 4 से काटा 4 दूनी 8, 4 से काटा 25 चौक 100। ठीक है, ये हो गया 25 या 75 बटे में 2। जब 75 बटे 2 को सॉल्व करोगे तो 37.5 यानी 37.5% इसका सही आंसर आपके कदमों में आ जाएगा, जो कि है ऑप्शन 1। ठीक है, जो कि है ऑप्शन 1। ठीक है भाई, चलिए एक और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। इस क्वेश्चन को बताओ कैसे करोगे। इस क्वेश्चन को सोचो, सोचो ध्यान से, बताओ भाई कैसे करोगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है यदि 2, 3, 4 और के का माध्य के है तो बहुलक ज्ञात करो। है ना, 2, 3, 4 और के का माध्य के है। मैं ये कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं कि 2, 3 और 4 का हमें माध्य निकालना हो तो इन तीनों को जोड़ोगे, जोड़ के कितने नंबर है? 3, 3 से भाग कर दोगे। अब एक बात बताओ, 4 और 3 7 और 2 9, 9 बटे 3 किया, आपका आंसर आ गया 3। आंसर आ गया 3। अब इसमें के को और ऐड कर लो, और माध्य के ही रहे, इसका मतलब इस 3 में 3 को ही ऐड कर लो, यहाँ ऊपर इसमें 3 को और ऐड कर लो, तब इसका माध्य आप निकालोगे। तब इसका माध्य आप निकालोगे, यहाँ 4 से भाग करोगे तो कितना आएगा? देखो 12 और 3 सॉरी 9 और 3 कितना हो गया? 12। 12 बटे 4, अभी भी आंसर कितना आ रहा? 3 ही आ रहा है ना। इसका मतलब ये हुआ कि इन तीनों का जो माध्य है वो ही के है। बात समझ में आ गई? ठीक है ना। अब मुझे बहुलक पूछा, तो हमारे पास कौन कौन सी संख्या आ गई? संख्या आ गई हमारे पास 2, 3, 4 और के, और के कितना आया निकल के? 3। बहुलक क्या होता है? पूरी सीरीज में जो भी नंबर सबसे ज्यादा बार आ रहा होगा, पूरी सीरीज में जो भी नंबर सबसे ज्यादा बार आ रहा होगा वही बहुलक होता है। तो सबसे ज्यादा बार इसमें 3 आया, 1 और 1 2, यानी 2 बार 3 है, बाकी सारे के सारे 1 बार आए, तो इसमें बहुलक 3 होगा, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बहुलक क्या हो जाएगा? 3 ही हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे इस क्वेश्चन को देखो, खूबसूरत सा नगमा आपके सामने है, बताओ भाई क्या होगा इसका आंसर। देखो यहाँ देखो, यहाँ पर हमें दे रखा है आई बराबर दे रखा है 7 बटे 3 जे। ठीक है, उसके बाद जे बराबर दे रखा है, क्या दे रखा है? 4 बटे 5 के, और हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है आई अनुपात जे अनुपात के पूछा, तीनों का हमसे रेशियो पूछा। इधर देख लो, इधर जे गुणा में इधर ले आओ भाग में, यानी आई बटे जे बराबर तो हो गया 7 बटे 3। आप कह दोगे हाँ जी बिल्कुल सही बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। इधर अगर करोगे जे
बटे में आएगा के, तो कितना आ गया, ये आ गया 4/5। ठीक है, ठीक है ना, ठीक है। इस बटे का मतलब ये होता है आई बटे जे, का मतलब है आई अनुपात जे, है ना, इसका मतलब यही है सिर्फ। ठीक है, मैं सीधा सीधा लिख रहा हूं, यानी आई 7 है जे 3 है, इसे यहां लिख लो, आई 7 है और जे 3 है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद जे और के, ये नीचे दे रखा है तो नीचे लिख दो, जे के नीचे 4 लिखो, अनुपात के नीचे लिखो 5। जो खाली जगह बन रही हो उसे भर दो। कैसे भरोगे, इधर चलने 3 आ रहा तो लास्ट में 3 भर दो, इधर चलने 4 आ रहा तो शुरू में 4 भर दो। अब इनकी कर लो गुणा, क्या कर लो, इनकी कर लो गुणा। 7 चौक 28, अनुपात 4 तिया 12, अनुपात 5 तिया 15, यानी 28 12 15 इसके लिए सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी। 28 12 15 इसके लिए सही आंसर हो जाएगा, जो कि आंसर सी। आगे आ जाओ, इस क्वेश्चन को देखो, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को गौर से। कोई कर सकता है इसका आंसर है? दे रखा है एक राशि को साधारण ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर पर 8 वर्ष के लिए निवेश किया गया था। एक राशि को 8 वर्ष के लिए निवेश किया गया था, कोई बात नहीं है। यदि इस राशि को वास्तव में इसी निवेश की गई दर से 8% अधिक, यानी जितने पे किया मनी नहीं पता, पहले कितने परसेंट पे निवेश किया नहीं पता, लेकिन ये कह रहा अगर 8% और अधिक पे निवेश किया गया होता तो वार्षिक साधारण ब्याज की दर से अगर होता तो 8 वर्ष के बाद ब्याज के रूप में 4,000 रुपए अधिक मिलते। यानी 8% अगर ब्याज में ज्यादा लगाया था तो मुझे 4,000 रुपए ज्यादा मिलते, कितने साल में, 8 साल में। बहुत छोटी सी बात है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट जो होता है, साधारण ब्याज जो होता है वो रेट इंटू टाइम परसेंट होता है। साधारण ब्याज ही क्या होता है, जो दर और समय दे रखा है उनकी गुणा कर दो, वो परसेंटेज ही ब्याज है। ठीक है, अब मुझे बताओ दर कितनी दे रखी है, 8, टाइम कितना दे रखा है 8, यानी 8 × 64, 8 × 64, यानी 64% ब्याज उसे एक्स्ट्रा मिलता। अगर वो 8% अधिक ब्याज पर 8 साल के लिए रख देता एक्स्ट्रा पैसा, तो 4,000 रुपये जो ब्याज मिला है वो 64% के बराबर होता। इसका मतलब ये हुआ कि जो 64% है वो 4,000 के बराबर है ना। 64% ब्याज मिलता, क्वेश्चन कह रहा 4,000 रुपये अधिक मिले, इसका मतलब 64% की वैल्यू 4,000 के बराबर है। प्राप्त होते निवेश की गई राशि, यानी मूलधन हमसे पूछा, क्या पूछा है, मूलधन हमसे पूछा है। मूलधन होता है हमेशा 100%, यानी हमसे 100% की वैल्यू पूछी है। एक बात बताओ, जो 64% की वैल्यू 4,000 देखिए, 4,000 बटे 64, 100% निकालने के लिए 100% से कर दो मल्टीप्लाई, है ना, कर दोगे, आप कहोगे जी कर देंगे, परसेंटेज से परसेंटेज खत्म। ठीक है, अब काट लो, 4 एकम 4, 1 2 3 जीरो आ गई, 4 एकम 4 और 4 छंग 24, है ना, 16 चौका 64, इतने पर चला गया। यानी मुझे अब 16 से क्या करना, भाग करना, किसमें, 1 2 3 4 5 जीरो के साथ। ठीक है, 4,000 ही है, 4,000 है। ठीक है, कैसे करोगे, देखो 16 छक्का 96, यानी जो भी आंसर होगा उसका 6 से शुरुआत होगा, सब में आ रहा है, कोई बात नहीं है। 4 जीरो, 16 3 48 ज्यादा, 16 दूनी 32, यानी 62 आ रहा होगा शुरुआत में। 62 ऑप्शन बी में आ रहा है, यही आंसर सही है। समझ गए, 62 ऑप्शन बी में आ रहा है, इसके मतलब यही आंसर सही है, एक तरीका। ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है, चलो आ गया तो इस क्वेश्चन को बताओ। दे रखा है 3 किलो सेब, 4 किलो संतरों का मूल्य 210 है। ठीक है, 5 किलो सेब और 2 किलो संतरों का मूल्य 175 रुपए है। ठीक है, 1 किलो सेब का मूल्य ज्ञात करो, ये हमसे पूछा। मैं ये कह रहा हूं, जब इस तरह से क्वेश्चन दे रखा हो तो एक्स वाई मान के करो। कैसे करोगे, मैं ये कह रहा हूं कि 1 केजी जो सेब है उसका मूल्य कितना, एक्स रुपए है। 1 केजी जो संतरा है उसका मूल्य कितना है, तो मैं कह रहा हूँ वाई रुपए। ठीक है, अब यहाँ गौर से देखना, 3 किलो सेब है, अगर 1 किलो सेब एक्स रुपए का, 3 किलो कितने के होंगे, तो आप कहोगे 3x के हो जाएंगे, हो जाएंगे। ठीक है, 4 किलो संतरे, अगर 1 किलो संतरा वाई रुपए का है तो 4 किलो 4 वाई के हो जाएंगे, हो जाएंगे, हो जाएंगे। इन दोनों के जो रुपए दिए हैं उसने 210 रुपए दिए हैं, 210 रुपए में इन दोनों आइटम को खरीदा। ठीक है, खरीद लिया, कोई बात है। ठीक, अब आगे देखो, 5 किलो सेब यानी 5x प्लस 2 किलो संतरा यानी 2y, इन दोनों खरीदा कितने में, 175 रुपए में, कितने में, 175 रुपए में। ठीक, कोई दिक्कत, आप कहोगे ना।
हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा 1 किलो सेब का मूल्य, और 1 किलो सेब का मूल्य x है, यानी हमसे x की वैल्यू पूछी है। x की वैल्यू पूछी है तो y वाले को खत्म कर लो। कैसे करोगे, यहाँ 4y लिखा हुआ है, यहाँ 2y, अगर यहाँ भी 4y होता तो 4y से 4y माइनस कर देते। तो क्या करें, मैंने इधर दोनों साइड में 2 से गुणा कर दिए। जब मैं 2 से गुणा करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पंजे 10x प्लस 2 दूनी 4y बराबर, ये कितना हो गया 75 दूनी 150 यानी 350। ठीक है, कितना हो गया 350। ठीक है, तो इसका तो हो गया रोल खत्म, इसे तो मैंने काट दिया। अब इन दोनों को देख लो, इन दोनों को, इन दोनों को, इस वाली को इक्वेशन को और इस वाली को क्या कर लो, माइनस कर दो, माइनस माइनस माइनस। जब 10 में से 3 माइनस करोगे तो 7x आएगा। ठीक है जी, 4 में से 4 माइनस किया तो खत्म हो गया। ठीक है, 350 में 2 से 10 माइनस कर लो, 0 4, 3 में से 2 गया 1, यानी 140 आ गया। ठीक है, 7 से काटो, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, यानी x की वैल्यू जो है वो 20 आ गई। इसका मतलब ये हुआ भाई 1 किलो सेब x रुपए के है, x की वैल्यू 20 आ गई, इसका मतलब 20 रुपए किलो सेब है। कितने, 20 रुपए किलो सेब है। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को देखो, दे रखा यमुना और उसकी बेटी सात्विका, सत्विका, यमुना और उसकी बेटी सत्विका की औसत आयु 21 वर्ष है। औसत आयु 21 वर्ष का मतलब क्या है कि जो यमुना है और सत्विका है, दोनों की उम्र का जो योग होगा वो 21, दोनों के जो औसत 21 है तो 2 से गुणा कर दोगे हमें कुल योग मिल जाएगा। इसका मतलब 42 साल दोनों की उम्र मिला के, यमुना की और सत्विका की, यमुना की और सत्विका की दोनों की उम्र मिला के 42 साल है। ठीक है, ठीक है जी। उनकी आयु का अनुपात 5 और 7 है। उनकी आयु का अनुपात यानी 5 अनुपात कितना, 2 है। ठीक है, सात्विका की आयु ज्ञात करो, यानी y 5 है तो सात्विका 2 है। ठीक है, लेकिन अगर मैं ये कह रहा हूँ y 5 और सात्विका 2 है तो दोनों मिला के कितने बनने, 5 और 2 7 बनने हैं। इन दोनों की उम्र कितनी बननी है, 7। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों की उम्र का योग जो है वो 42 साल है, यानी 7 यूनिट की वैल्यू 42 के बराबर है। हमें सात्विक की निकालनी, 2 की वैल्यू निकालनी है। कितने गुना है ये, कितने गुना भाई, 7 छंग 42, 6 गुना है तो 2 की निकाल लो, क्या कर दो 6, 2 में 6 की गुणा कर दो, 6 दूनी 12, यानी 12 साल उम्र आ जाएगी सात्विका की। बात समझ में आ गई, 12 साल की तो होगी सात्विका। अगर हम बात करें 5 की तो 6 पंजे 30, 30 साल की हो गई यमुना। ठीक है, 30 साल की होगी यमुना। इसे देखो, ये क्वेश्चन देखो भाई जरा, बड़े प्यार से देखो, बहुत खतरनाक लेवल का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, सही क्वेश्चन है, हलवा नहीं है। क्या, हलवा नहीं है। यहां पर दिया हुआ क्या दे रखा है, 3x स्क्वायर की पावर दे रखी है 5 अपॉन में 6x की पावर -2 और टोटल की पावर दे रखी है 2। क्या होगा इसके लिए सही आंसर, ये आपसे पूछा है। ध्यान से समझना मेरी बात को, मैं ये कह रहा हूं जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 3 की घात तो हो जाएगा 5 भाई, 3 की घात तो हो गया 5। ठीक है, और x की घात कितना हो गया, 5 दूनी 10। ठीक, बटे में 6 की पावर 2 होगी ये। ठीक है, x की पावर -2 दूनी 4 है, देखो माइनस की है, x की पावर -4 नीचे है, जब माइनस की पावर होगी तो ऊपर आगे प्लस की हो जाएगी, तो मैं इस x को यहाँ से हटा देता हूँ और गुणा कर देता हूँ, x की पावर 4 ऊपर प्लस की हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। अब एक बात देखो, ये कितना लिखा हुआ, ये 3 की पावर 5 लिखा हुआ, तो मैं इसे भी नीचे लिख सकता हूँ, 3 दूनी 6 यानी 3 गुणा 2, इन दोनों की पावर 2 2 लगा दो, है ना, 6 दूनी 12, तो 6 की पावर 2 थी तो मैंने 3 की पावर भी 2 लिख दिया, 2 की पावर भी 2 लिख दिया। इसका मतलब ये हुआ कि नीचे जो आंसर होगा 2 दूनी 4 आ रहा होगा, बटे में 4 आ रहा होगा, बटे में 4 इसी में आ रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन सही है। एक तरीका, क्यों, क्योंकि 3 से तो 5 कट जाएगा भाई, ये वाले 3 से 2 घात से 5 में कट के 3 घात रह जाएगी, यानी नीचे 2 दूनी 4, नीचे बटे में 4 आ रहा होगा, बटे में 4 इसी में आ रहा है, इसलिए आंसर सही। और आगे देख लो, ये कितना होगा, 3 की पावर 3 और 3 की पावर 3 का मतलब क्या, 3 3 9 3 27। ठीक है, और 10 और 4 14, यानी x की पावर कितनी होगी 14, और बटे में कितना है 2 दूनी 4, यानी 27x की घात 14 बटे 4, ऑप्शन सी सही है। बात क्लियर है, क्लियर है। चलो इसे देखो, इसे देखो जरा गौर से, ये क्वेश्चन एक और खूबसूरत सा,
क्या है दे रखा है, अविनाश की आयु उसके पुत्र अरविंद की आयु की 5 गुना है। इसकी अविनाश की आयु उसके पुत्र अरविंद की आयु की 5 गुना, यानी अगर अरविंद 1 साल का है तो अविनाश 5 साल का, ये बात बोली मोटी सी। ठीक है, 4 वर्ष बाद अविनाश की आयु, कितने वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद अविनाश की आयु अरविंद की आयु का 4 गुना हो जाएगी। यानी 4 वर्ष बाद अगर अरविंद 1 साल का है तो ये 4 साल का हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। एक बात बताओ, अरविंद और अविनाश, अरविंद और अविनाश के बीच में जो अंतर है वो तो हमेशा बराबर रहेगा। भाई ऐसा मान चलो अगर आज मेरी उम्र 20 साल है, मेरे छोटे भाई की 15 साल है, तो दोनों में कितने का अंतर है, 5 साल का अंतर है, और ये 5 साल का अंतर हमेशा बना रहेगा, यानी वो मुझसे 5 साल हमेशा छोटा ही रहेगा। ये बात तो आपको समझ में आ रही है ना। यही चीज यहाँ देखो, अगर अरविंद 1 साल का है, अगर अरविंद 1 साल का है और अविनाश 5 साल का है, यानी कितने का अंतर है, आप कहोगे 4 का अंतर है, 4 का अंतर है। तो ये 4 का अंतर यहाँ होना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो 1 से 4 यानी 3 का अंतर रह गया। उम्र बढ़ रही है, अनुपात में तो छोटा हो गया, है ना, समझ रहे हो बात को। यहाँ 4 का अंतर था, यहाँ 3 का अंतर है, जबकि 2 आदमी अगर है तो उन दोनों की उम्र में अंतर तो हमेशा बराबर रहेगा। तो इस अंतर को पहले बराबर कर लो। जब हमें अंतर बराबर करना हो तो नीचे वाले अंतर की गुणा ऊपर कर लो और ऊपर वाले अंतर की गुणा नीचे कर लो। इस क्वेश्चन को मैं यहां से कर देता हूं, जब हम गुणा करेंगे इधर तो 3 पंजे 15 अनुपात 3 एकम 3, ठीक है, और 4 चौक 16 अनुपात 4 एकम 4, यानी ये जो अविनाश की उम्र है और अरविंद का उम्र का अनुपात है वो ये आगे सही तरीके से, यह 4 साल बाद। अब समझना मेरी बात को, यानी अरविंद 15 से 16 हो गया, अविनाश 15 से 16 हो गया, अरविंद 3 से 4 हो गया, यानी 1 यूनिट बढ़ा। कितना यूनिट, 1 यूनिट बढ़ा। क्वेश्चन कह रहा है 4 साल के बाद की बात है जी ये तो, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 4 है। 1 यूनिट की वैल्यू कितने बराबर, 4 वर्ष के बराबर आ गई। ठीक है, पूछा क्या है हमसे, पूछा उनकी वर्तमान आयु का औसत। तो वर्तमान आयु इनकी कौन सी थी, ये थी भाई, दोनों की वर्तमान आयु तो ये थी, यानी 15 और 3 18, 18 यूनिट की वैल्यू निकाल लो। अगर 1 यूनिट 4 के बराबर तो 18 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 18 चौक 72 वर्ष के बराबर हो जाएगा, हो जाएगा। ये इन दोनों की उम्र का जोड़ है, क्या है, इन दोनों की उम्र का जोड़ है। हमसे पूछा औसत, 2 लोगों का औसत निकाल ले तो 2 से भाग कर दो, यानी 36 वर्ष आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 36 वर्ष आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है ना, बात क्लियर है। चलो इस क्वेश्चन को देखो, देखना जरा ध्यान से। दे रखा दी गई आकृति में त्रिभुज एबीसी, कौन सा त्रिभुज, एबीसी, ए बी सी, ये त्रिभुज है। और जो है त्रिभुज ए डी, ए डी ई, ठीक है, ये डी है और ये ई है। ठीक, 3 सेंटीमीटर ये देख रखा और 2 सेंटीमीटर ये दे रखा। इनका क्षेत्रफल ये कैसे त्रिभुज है, समरूप है। कैसे है, ये समरूप है भाई, ये समरूप त्रिभुज है। ठीक है, त्रिभुज ए डी ई, ए डी ई, यानी इसका क्षेत्रफल दे रखा 18, इसका क्षेत्रफल दे रखा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। ठीक है, ए बी सी का पूछा, यानी पूरे का पूछा, ए बी सी यानी इसका क्षेत्रफल पूछा। एक बात समझना ध्यान से, यहां इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल जब ए डी ई की हम बात कर रहे हैं तो 18 दे रखा। एक बात बताओ, जो क्षेत्रफल होता है, जो एरिया होता है वो स्क्वायर में होता है, यानी इसकी साइड पहले 3 थी, अगर मैं 3 का स्क्वायर करूं तो 9 यूनिट, यानी 9 यूनिट के हिसाब से इसका क्षेत्रफल आना चाहिए था, जबकि ये कितना दे रखा है 18, यानी 9 यूनिट की वैल्यू का क्षेत्रफल 18 है। अगर इसका क्षेत्रफल 9 यूनिट है तो यह 9 यूनिट की वैल्यू का क्षेत्रफल 18 है। अब बड़े वाले को निकाल लो, बड़े वाले की भुजा कितनी है भाई, बड़े वाले की भुजा तो 3 और 2 5 सेंटीमीटर है, यानी जब हम बड़े वाले की क्षेत्रफल निकालेंगे तो 5 का स्क्वायर करेंगे, क्षेत्रफल तो स्क्वायर में होता है, तो पंजू पंजू 25 यूनिट की वैल्यू निकाल लो। एक बात बताओ, जब 9 यूनिट की 18 है, 2 गुना है, तो 25 यूनिट की भी कितना कर दो, 2 गुना कर दो, 50 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, 50 आ जाएगा, ऑप्शन बी। बहुत अलग तरीके से बताया भाई,
बहुत ही अलग तरीके से बताया। चलो इसे देखो, एक पाइप एक खाली टंकी को 15 घंटे में भर सकता है, लेकिन टंकी की तली में भाई, नीचे टंकी की तली में छेद है, छेद हो जाने की वजह से वह 20 घंटे में भरती है टंकी, कोई बात नहीं है। यदि टंकी पूरी भरी हुई हो, टंकी में कोई अन्य प्रवेश या निकास बिंदु खुला ना हो, यानी टंकी बिल्कुल फुल भर रही है, नीचे जो छेद है बस वो छेद ही छेद है, अगर वो उस छेद से रिसाव हो तो टंकी कितने घंटे में खाली हो जाएगी, हमसे पूछा है। देखो देखो मैं ये कह रहा हूं, एक टोटी ए है जो 15 घंटे में टंकी को भर देती है, लेकिन हुआ क्या, नीचे रिसाव है, क्या है, नीचे रिसाव है, यानी ए और बी की वजह से जब रिसाव यानी नीचे से पानी निकल रहा है, ए डाल रहा है, बी से निकल रहा है, तो इसे 20 घंटे लगते हैं, यही बात तो बोली है, आप कहेंगे हाँ जी। तो टोटल कितनी है, 15 और 20 का एलसीएम ले लो, यानी 60 यूनिट पानी डालना है। मैं ये कह रहा हूँ कि 15 चौका 60, अगर ए इसमें 4 पानी डाल रहा है तो 20 या 60 यानी 3 पहुंच पा रहा, ये 4 डाल रहा है लेकिन दोनों की वजह से 3 पहुंच पा रहा, एक कम हो रहा, एक कम किसकी वजह से हो रहा, भाई ये तो 4 यूनिट पानी डाल रहा था, लेकिन बी की वजह से, जब बी नीचे पानी निकाल रहा है इसकी वजह से 3 यूनिट पानी पहुंच पा रहा है, इसका मतलब ये हुआ बी 1 घंटे में 1 यूनिट पानी निकाल रहा, समझ रहे हो, तो बी की एफिशिएंसी वो 1 है। बोला पूरी टंकी भरी हुई है, खाली कितने घंटे में होगी, तो एक बात बताओ, टोटल कितनी है 60, और 1 घंटे में कितने यूनिट पानी खाली कर रहा बी 1, तो 1 से भाग कर दो, इसका मतलब 60 घंटे में टंकी खाली हो जाएगी, कितने में, 60 घंटे में टंकी खाली हो जाएगी, बात क्लियर है, 60 घंटे में टंकी खाली हो जाएगी, ठीक है भाई। चलो यहाँ आ जाओ, छात्रों की आयु से संबंधित निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करो। बहुलक के बारे में मैंने आपसे पहले ही बताया, शुरू में बताया, बहुलक वो होता है नंबर सबसे ज्यादा रिपीट हुआ हो, सबसे ज्यादा जो नंबर आया होगा वही बहुलक है। मैं ऑप्शन से चेक कर लेता हूँ, कैसे, मैं देख रहा हूँ, पहले 17 दे रखा, 17 कितनी बार आया, गिन लो, 1 2 3 4, 4 बार 17 है भाई, कितने, 4 बार 17 है, ठीक है। 11 देख लो, तो भाई 11 कितनी बार है, 11 तो एक बार है, ये तो होगा ही ना, क्योंकि 4 बार ऑलरेडी ये आ गया, तो 11 तो होगा ही ना, 4 से ज्यादा बार जो होगा वही हो सकता है। 16 देख लो, 1 2 3, 3 बार 16 है, यानी 17 ऑलरेडी 4 बार, तो ये भी नहीं होगा। 15 देख लो, 15 1 2, 2 बार 15 यानी 15 भी नहीं होगा, सबसे ज्यादा बार 17 है, इसका मतलब 17 इसका बहुलक हो जाएगा, ठीक है। चलो इसे देखो, 16 20 24 का एचसीएफ यानी महत्तम समाप्त वर्ग आपसे पूछा, निकाल लो, कैसे निकालोगे, महत्तम समाप्त वर्ग का मतलब यही है कि बड़ी से बड़ी संख्या जो इन सबको काट दे, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, ऑप्शन से कर लो, सबसे बड़ी संख्या क्या है, 9 है, क्या 9 16 काट देगी, नहीं काटेगी, नहीं काटेगी तो 9 आंसर नहीं होगा, ठीक है। उससे बड़ी क्या है, 8 है, 8 16 काट देगी जी, 8 दूनी 16, 20 को काट रहा, 8 नहीं काट रहा, 8 भी नहीं होगा, है ना, 8 दूनी 16, 8 के 24, 20 तो आए नहीं 8 के पहाड़े में। अब 4 से देख लो, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छंग 24, 4 काट रहा, यही सबसे बड़ी संख्या है जो तीनों काट रही है, ऑप्शन बी यानी 4 इसका एससीएफ आ जाएगा, ठीक है। आ गया, इस क्वेश्चन में देखो, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 85 वर्ग सेंटीमीटर है और इसका आधार 5 सेंटीमीटर है, दिए गए आधार की संगत त्रिभुज की ऊंचाई बताओ, है ना। एक त्रिभुज की ऊंचाई हमें पता है, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 हाइट इंटू बेस, हाइट इंटू बेस, लंब गुणा आधार, है ना, जो इसकी लंब है और आधार की गुणा का 1/2 होता है एरिया। तो भैया 1/2 गुणा हाइट हमसे इसकी पूछी है, ऊंचाई हमसे पूछी है, बेस हमें दे रखा 5 सेंटीमीटर, आधार 5 सेंटीमीटर दे रखा, क्षेत्रफल दे रखा कुछ सिर्फ 85 सेंटीमीटर, बराबर 85 कर दो, काटा पीटी कर लो भैया, क्या करो, 5 से काटो 5 और 17 पंजे 85, 17 पर चला गया, चला जाएगा, चला जाएगा। हमें निकालनी है हाइट, देखो 2 इधर बटे में, उधर जाएगा गुणा में, यानी 17 के साथ 2 गुणा में पहुंच गया, यानी 17 दूनी 34, इसके लिए सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 17 दूनी 34 यानी ऑप्शन बी इसके लिए सही आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई, बात ठीक है। चलो आगे आ जाओ, एक क्वेश्चन ये दिया हुआ, इस क्वेश्चन का आंसर देखो जरा, देखो, एक समान जूतों की 1 दर्जन जोड़ियों का संयुक्त अंकित मूल्य 7200 रुपए है, यानी 1 दर्जन यानी 12 जोड़ी जूते जो हैं उनका अंकित मूल्य 7200 रुपए है, लेकिन 20% की छूट पर इनको खरीद लिया,
इसका मतलब क्या हुआ, जो 7200 रुपए के जूते थे उनको हमने 20% की छूट यानी 80% में खरीद लिया। इसका मतलब क्या हुआ, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, है ना, 8 दूनी 16, 8 सत्ते 56 और एक 57, जीरो जीरो यानी 57 से 60 रुपए में खरीद लिया। 5760 रुपए में खरीद लिया, कितने, 12 जोड़ी जूते को। ठीक है, उसके बाद बोला कि 1440 रुपए मतलब 1440 रुपए में कितने जोड़ी जूते खरीदे जा सकते हैं। मुझे एक बात बताओ, अगर 12 जोड़ी 57 से 60 रुपए के हैं तो एक जोड़ी कितने का होगा। आप कहोगे जी एक जोड़ी निकालने के लिए 57 से 60 में 12 से कर दो भाग। ठीक है, ठीक है, कर लो। 12 एकम 12, 12 चौक 48, ठीक, बचा कितना 9, 12 अट्ठे 96, जीरो की जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि एक जोड़ी जूते जो हैं वो 480 रुपए के हैं और मेरे पास है भाई साहब 1440 रुपए। तो 1440 रुपए, अगर एक जोड़ी जूते 480 रुपए के हैं, 1440 रुपए में कितने जोड़ी आएंगे, तो आप कहोगे 1440 में 480 से भाग कर लो जी, कर लो, जीरो से तो जीरो उड़ा दो। ठीक है, 8 तिया 24, कितना बजाएगा, 48 तिया 144, यानी 3 जोड़ी जूते खरीद लेंगे कितने में, 1440 में। 3 जोड़ी जूते खरीद लेंगे कितने रुपए में, 1440 में। ठीक है, आ जाओ इसे देखो। एक क्वेश्चन ये है बहुत अच्छे खासे लेवल का, बहुत आता है एग्जाम में, पूछे जाते हैं अक्सर ऐसे क्वेश्चन, ध्यान से समझ लेना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। चलो कौन बताएगा, बताओगे भाई इसका आंसर। बताओ। ए और बी किसी कार्य को क्रम से 28 दिन और 35 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, यानी ए जो है वो 28 दिन में पूरा कर लेता है और बी जो है वो 35 दिन में पूरा कर लेता है किसी काम को। कितने को, किसी काम को 35 दिन में पूरा कर लेता है। ठीक है, ए से शुरुआत करके एक एक दिन कार्य को छोड़कर काम करते हैं। ए और बी को कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा ये बता। यानी ऐसे है कि ए अगर आज काम करेगा तो बी काम नहीं करेगा आज, अगले दिन बी काम करेगा, फिर अगले दिन ए, फिर उससे अगले दिन बी, फिर उससे अगले दिन ए, ऐसे काम करेंगे तो कितने दिन में काम खत्म होगा ये हमसे पूछा। ठीक है, देखो ए और बी दोनों मिलकर ये 28 और 35 में कर लेते हैं, इनका एलसीएम निकाल के कुल वर्क निकाल लेते हैं। 28 और 35 का जब आप एलसीएम निकालोगे तो क्या करो, इन्हें काट दो, किससे काटोगे, 7 से काट लो, 7 चौक 28, पन्ना 35, कर लो गुणा, 7 5 चौक 20 सत्ते 140, कितना आ गया भाई 140। 28 से भाग करेंगे, 7 चौक 28, 5 पर आएगा, 35 से भाग करेंगे, 7 पन्ना 35 यानी 4 बचेगा। इसका मतलब ये हुआ ए एक दिन में 5 काम करेगा और बी एक दिन में 4 काम करेगा। ठीक है, ए एक दिन में 5 काम करेगा और बी एक दिन में 4 काम करेगा। ये बात समझ में आ गई, ये है इनकी एफिशिएंसी, क्या है, ये है इनकी क्षमता। ठीक, अब आया ए, कौन आया, पहले दिन आया ए आया जी और ये 5 काम कर गया। ठीक है, अगले दिन आई बी की बारी, बी आया 4 काम कर गया। ठीक है, कुल मिलाकर यहाँ से एक बात पता चलेगी, ए और बी यानी 2 दिन में कितने, 2 दिन में 5 और 4 9 काम हो गया, 2 दिन में 5 और 4 9 काम हो गया। ठीक है, हमें काम कितना करना है, 140 करना, यानी 9 में ऐसी गुणा कर लो किसी की जो 140 के पास तक पहुंच जाए। मैं बोला 15 दिन में 135 होते हैं, तो 15 गुणा कर लो, यानी 15 गुणा करेंगे तो 15 दूनी 30, यानी 30 दिन में 15 निम्मा 135 काम हो गया। ठीक है, यानी ए बी ऐसे काम करते रहे और 30 दिन में 135 काम हो गया। ठीक है, अगली बारी आएगी किसी ए की, अगले दिन ए आएगा और ए एक दिन में 5 काम करता, 5 काम करेगा, तो कुल मिलाकर 30 और 1 31 दिन में 135 और 5 140 काम पूरा हो गया। कितने दिन में, 31 दिन में 140 काम पूरा हो गया। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है भाई, ठीक है, चलिए कैसी लगी वीडियो एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। सारे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, समझा दिए, और बेहतरीन तरीके से समझने के लिए आप मुझे कमेंट करके बताओ, अपने दोस्तों के साथ कर दो शेयर। बेहतरीन अच्छे क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आता रहूंगा। रेलवे ग्रुप डी की दृष्टि से, रेलवे ग्रुप डी की हिसाब से बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए फिर मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए सभी को नमस्कार। चैनल को कर लो सब्सक्राइब।
ओके, थैंक यू।